हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर। तो हम अपने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कल तक हम लोगों ने किडनी का एनाटॉमी देखा था, किडनी में क्या क्या पाए जाते हैं और हमारा पूरा जो उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। और हमें पता है कि नेफ्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, किडनी की फंक्शनल यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का दो पार्ट होता है, टू पार्ट्स। पहला है रीनल कॉर्पसल्स और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पसल्स में कौन कौन होते हैं? बॉमेन्स कैप्सूल होता है और ग्लोमेरुलस होता है। तो आप इसके बाद का डायग्राम में देख सकते हैं, ये है बॉमेन्स कैप्सूल और ये है ग्लोमेरुलस। बॉमेन्स कैप्सूल ये वाला हो गया और इसके अंदर वाला जो पार्ट है जिसमें ब्लड कैपिलरीज हैं इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और दूसरा है इसका जो ग्लोमेरुलस है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो ग्लोमेरुलस का पहला पार्ट है फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा क्या है? पोर इन एंडोथेलियल वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस वॉल्स में जो छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, वो फेनेस्ट्रा कहलाता है। फिर है पोडोसाइट्स, स्पेशलाइज्ड सेल है पोडोसाइट्स। और सी फिल्टरेशन स्लिट्स, फिल्ट्रेशन स्लिट्स जो फिल्टर करेंगे, ठीक है। उसका रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल ट्यूब्यूल क्या है? सीरीज ऑफ सिंगल लेयर ट्यूब्यूल्स। जो नलिकाएं हैं, नलिकाओं की ये क्या है? श्रृंखला है, सीरीज ऑफ सिंगल लेयर ट्यूब्यूल्स। और इसमें तीन पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको पीसीटी भी बोलते हैं, इसको डीसीटी भी बोलते हैं। और लूप ऑफ हेनले फिर दो प्रकार के होते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो असेंडिंग होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो किडनीज आर मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स। किडनी किससे बने होते हैं? नेफ्रॉन्स के बने होते हैं। ब्लड एंटर्स द नेफ्रॉन। ब्लड जो है, ब्लड में सारी कुछ घुलनशील पदार्थ जो भी वेस्ट हैं सब ब्लड में घुलनशील हैं। और ब्लड कहाँ एंटर करता है? नेफ्रॉन में एंटर करता है, नेफ्रॉन में आता है। और वहाँ क्या होता है? इम्प्योरिटीज़ आर फिल्टर्ड आउट। वहाँ पर जो अशुद्धियाँ हैं उसको नेफ्रॉन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, फिल्टर्ड किया जाता है। एंड एम्पटीड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट में उसको छोड़ दिया जाता है। द प्यूरिफाइड ब्लड, जो शुद्ध रक्त है, जो प्यूरिफाई हो चुका है, जिसका शुद्धिकरण हो चुका है, लीव्स द नेफ्रॉन थ्रू द रीनल वेन। और वो रीनल वेन के थ्रू नेफ्रॉन से कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेफ्रॉन का कार्य है। तो आप देख सकते हैं, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ये है वेन, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, आर्टरी के थ्रू आता है और वेन के थ्रू बाहर चला जाता है। ये है लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये है थिक, ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग का फिर दो पार्ट है, यहाँ देख सकते हैं थिन है, तो थिन है सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये होगा थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर ये हो गया आपका डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर ये आपका कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलता है? यूरेटर में जाकर खुलता है। तो हमारे नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को प्यूरिफाइड करना, रक्त को शुद्ध करना। नेफ्रॉन में हमारे रक्त आते हैं और रक्त को वहाँ शुद्ध करके रीनल वेन के द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है? रक्त में भेज दिया जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, द ग्लोमेरुलस इज अ मास ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरी। ये कैपिलरीज के क्या है? मास है। द बॉमेन्स कैप्सूल इज अ डबल वॉल्ड कैप शेप्ड स्ट्रक्चर। टोपी की जैसा दोहरी झिल्ली युक्त या दोहरी दीवार युक्त संरचना होती है बॉमेन्स कैप्सूल। द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल लीड्स फ्रॉम द बॉमेन्स कैप्सूल टू द लूप ऑफ हेनले। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स जो है पीसीटी बॉमेन्स कैप्सूल से खुलता है और कहाँ जाकर एंड होता है? लूप ऑफ हेनले में। किसमें? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। फिर लूप ऑफ हेनले इज ए लॉन्ग लूप विच एक्सटेंड इनटू द मेड्यूला। जो किडनी का मेड्यूला पार्ट है वहाँ तक जाता है ये लूप ऑफ हेनले। एंड द डिस्टल ट्यूब्यूल कनेक्ट्स द लूप ऑफ हेनले टू द कलेक्टिंग डक्ट। और
लूप ऑफ हेनले को कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट कौन कराता है? DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो ईच नेफ्रॉन हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई, प्रत्येक नेफ्रॉन में इसका अपना रक्त परिवहन होता है, ब्लड सप्लाई होता है। एन आर्टेरियोल्स एंड वेन अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कनेक्टिंग देम, जिसको बोलते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। सो नेफ्रॉन ब्लड सप्लाई से हमेशा कनेक्टेड रहता है, किसके द्वारा? रीनल आर्टरी और रीनल वेन के थ्रू। उसके बाद है कि इच नेफ्रॉन रिलीजेज फ्लूइड्स टू ए कलेक्टिंग डक्ट विच लीड्स टू द यूरेटर, और जितना भी नेफ्रॉन जो शुद्ध करके ब्लड को भेज देता है और जो अशुद्धियां हैं उसको कलेक्टिंग डक्ट में लाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से वो कहाँ जाते हैं? यूरेटर में जाते हैं। यूरेटर के थ्रू वो अशुद्धियां जो यूरिन के फॉर्म में है वो कहाँ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट से जाएगा आपका ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। इच किडनी कंटेन्स मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन, प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। ब्लड फ्लो थ्रू द किडनीज, किडनी में रक्त परिवहन कैसे होता है? तो ब्लड एंटर्स थ्रू द रीनल आर्टरी, ब्लड एंटर्स थ्रू द रीनल आर्टरी, ब्लड जो है वो किडनी में अर्थात नेफ्रॉन में कहाँ से आता है? रीनल आर्टरी के थ्रू आता है और आर्टेरियल के थ्रू अंदर आता है। उसके बाद ईच आर्टेरियोल्स लीड्स टू ए नेफ्रॉन, प्रत्येक आर्टेरियोल नेफ्रॉन से जुड़ा होता है, जिसको हम रीनल कार्पसल्स कहते हैं। सो द ग्लोमेरुलस, ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन हमेशा किससे जुड़ा हुआ रहता है? नेफ्रॉन हमेशा जुड़ा हुआ रहता है रक्त से, ब्लड से। तो आर्टरी के थ्रू वो ब्लड आते हैं, जो ब्लड किडनी में आते हैं नेफ्रॉन में, किसके थ्रू आते हैं? रीनल आर्टरी के थ्रू आते हैं। और जाते कैसे हैं रक्त, जो शुद्ध होकर रक्त रीनल वेन के थ्रू जाते हैं। सो द ग्लोमेरुलस फिल्टर फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, रक्त से जो फिल्टर हैं उस द ग्लोमेरुलस फिल्टर्स फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, रक्त में जो फ्लूइड उपस्थित हैं उसको ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है। एंड इज द फर्स्ट प्लेस वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी, और यूरिन फॉर्मेशन किडनी का फर्स्ट स्टेप है, जो यूरिन फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वह कहाँ संपन्न होता है? तो ग्लोमेरुलस में संपन्न होता है। ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस एट ए कांस्टेंट रेट, एक निश्चित दर पर रक्त जो है वो ग्लोमेरुलस में ट्रेवल करता है। ईच ग्लोमेरुलस इज सराउंडेड बाय ए कैप्सूल नोन एज बॉमेंस कैप्सूल, प्रत्येक ग्लोमेरुलस इस कैप्सूल से सराउंडेड होता है, जिसको हम बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं। ब्लड देन पासेस इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स वेयर सम सब्सटेंसेस आर रीएब्जॉर्ब्ड एंड द रिमेनिंग बिकम यूरिन, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रक्त में, और जो हानिकारक चीज़ें उनको रक्त से किडनी में छोड़ दिया जाता है, नेफ्रॉन में छोड़ दिया जाता है। और नेफ्रॉन कहाँ आ जाता है? फिर जो अशुद्धियाँ वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, यूरिन के फॉर्म में आ जाता है, और फिर वो शरीर से बाहर चला जाएगा। हाउ इज ब्लड फिल्टर्ड? ब्लड फिल्टर होता है 2 प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ, वैसे प्रोसेस 3 होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन, दूसरा होता है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। हम लोग इसको सेपरेटली देखेंगे। पहले देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। एज ब्लड एंटर्स ए नेफ्रॉन थ्रू द आर्टेरियोल्स, impurities are filtered out and emptied into the collecting duct. The purified blood exits the nephron through the venules. जो प्यूरिफाइड रक्त है वो नेफ्रॉन से कैसे जाते हैं? वेन्यूल्स के जाते हैं, अच्छा रीनल वेन के थ्रू जाते हैं। सो द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन इन्वॉल्व्स 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेस, यहाँ पर 2 दिया है लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें 3 होते हैं। ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होता है। सो पासिंग अ लिक्विड और गैस थ्रू अ फिल्टर टू रिमूव वेस्ट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। एक फिल्टर के थ्रू जब भी हम किसी भी लिक्विड को पास कराएंगे और वो फिल्टर कर दे तो उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। सो द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड मेनली टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस। ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है?
ये फिल्ट्रेशन को सिंपल फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं, और ये कहाँ संपन्न होता है? ग्लोमेरुलस में। सो ग्लोमेरुलस इज अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज encased in the top of the nephron by a hollow cup shaped structure called Bowman's capsule, बताया जा चुका है आपको। Fluid from the blood flows into the Bowman's capsule, रक्त से जो फ्लूड है, रक्त में जो घुले हुए फ्लूड है वो कहाँ आते हैं? Bowman's capsule में आते हैं। The material filtered from the blood include water, urea, glucose, salt, amino acids and some vitamins। फिर है प्लाज्मा प्रोटीन सेल्स एंड प्लेटलेट्स रिमेन इन द ब्लड बिकॉज दे आर टू लार्ज टू पास थ्रू द कैपिलरी वॉल्स। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन है उसके बाद, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। So most of the material removed from the blood at Bowman's capsule make its way back into the blood. The process in which liquid is taken back into a vessel is called reabsorption। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें लिक्विड इज टेकन बैक इनटू वेसल्स, लिक्विड को वापस भेज दिया जाता है वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, उसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। सो ऑलमोस्ट 99% जल वाटर that enters Bowman capsule is reabsorbed into the blood. When the filtrate drains in the collecting ducts, most water and nutrients have been reabsorbed into the blood। ब्लड में क्या कर लिए जाते हैं? रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, Bowman ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। इसमें ये है आपका इफरेंट आर्टेरियोल, ये है एफरेंट आर्टेरियोल जिससे रक्त आती हैं, और ये आपका क्या है? Bowman's कैप्सूल है जिसको Bowman's संपुट बोलते हैं। और इस Bowman's कैप्सूल के अंदर में आप देख सकते हैं क्या है? ग्लोमेरुलस है, यहाँ लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस। तो मेन जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो कौन करता है? Bowman's कैप्सूल का ग्लोमेरुलस। सो रिमेनिंग मटेरियल जो बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिन कहते हैं। इज इमिटेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट में जाकर खुलता है। यूरिन क्या होते हैं? यूरिन इज प्राइमरीली कंसंट्रेटेड इन द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में ये कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। सो द लूप ऑफ हेनले इज अ सेक्शन ऑफ द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल इन विच वाटर इज कंजर्व्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ यूरिन मिनिमाइज्ड। जो लूप ऑफ हेनले है उसमें वाटर का जो वॉल्यूम है उसको कंजर्व रखा जाता है एंड द वॉल्यूम ऑफ यूरिन मिनिमाइज, जो यूरिन का वॉल्यूम है उसको मिनिमाइज किया जाता है। एज द किडनी वर्क्स प्यूरिफाइड ब्लड इज रिटर्न टू द सर्कुलेशन वाइल यूरिन इज कलेक्टेड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। जो प्यूरिफाइड रक्त है वो कहाँ चले जाते हैं? सर्कुलेशन में, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन में वापस चले जाते हैं, और जो अशुद्धियाँ रह गई, इम्प्योरिटीज रह गई यूरिन के फॉर्म में, वो कहाँ चले जाते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। यूरिन इज स्टोर्ड हेयर, ब्लैडर में वो स्टोर किया जाता है। कब तक? अनटिल इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू जब तक ये बाहर न कर दिए जाए। तो आप देख सकते हैं अ ट्यूब अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 इंचेज लॉन्ग अटैच टू ईच किडनी। ये क्या है? यूरेटर है। कितना इसका लेंथ होता है? 6 से 7 इंच ये यूरेटर का लेंथ होता है। मेड अप ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू, ये 3 टिश्यू के 3 लेयर से बने होते हैं। स्मूथ मसल, फाइब्रस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर लेयर। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? तो यूरिन का जो मूवमेंट है यूरेटर में कहाँ तक जाता है? ब्लैडर तक जाता है। तो ब्लैडर तक, किडनी से लेकर ब्लैडर तक में यूरेटर के थ्रू जो मूवमेंट होता है यूरिन का, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। So peristalsis, what is peristalsis? A rhythmic contraction of the ureter smooth muscle which helps to move the urine into the bladder। ठीक है, अब देखिए यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, इसके बारे में लिखा हुआ है। होलो मतलब खोखला है, मस्कुलर मांस से बना हुआ अंग है, दैट स्टोर्स यूरिन, जो यूरिन को स्टोर करते हैं।
स्फिंक्टर मसल्स होल्ड द यूरिन इन प्लेस। इसमें स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो यूरिन को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रोस्टेट ग्लैंड भी है। कभी कभी प्रोस्टेट की समस्या बुजुर्गों में हो जाती है, जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है। होल्ड्स 300 to 400 मिलीलीटर्स ऑफ यूरिन बिफोर इम्पटिंग। यूरिन डिस्चार्ज होने से पहले ये मैक्सिमम 3 से 400 ml जो यूरिन है उसको स्टोर कर सकता है। तो ब्लैडर का जो वॉल होते हैं, वॉल कंटेन्स इपिथेलियल टिश्यू दैट स्ट्रेच टू अलाउ द ब्लैडर टू होल्ड ट्वाइस इट्स कैपेसिटी। जो इसके वॉल होते हैं उस वो इपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, और इसी इपिथेलियल टिश्यू के बने होने के कारण ये क्या है, स्ट्रेच होते हैं, फैलते हैं। अर्थात 300-400 ml जो उनकी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भी समय तक ये यूरिन को होल्ड कर सकते हैं। द ट्राइगोन इज अ ट्रायंगुलर एरिया एट द बेस ऑफ द ब्लैडर वेयर द यूरेटर्स एंटर्स एंड द यूरेथ्रा एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये यूरेथ्रा है। अब यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो यूरेथ्रा जो होते हैं मेल में और फीमेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। व्हाट इज यूरेथ्रा? अ ट्यूब ऑफ स्मूथ मसल विथ अ म्यूकस लाइनिंग दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। शरीर से बाहर यूरिन को पहुंचाने का काम कौन करते हैं, यूरेथ्रा करता है। तो फीमेल में जो यूरेथ्रा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंचेज लंबी होती है। ओपन्स थ्रू द मीटस के थ्रू ओपन होती हैं, जबकि मेल में जो यूरेथ्रा होता है वो 8 इंच लंबा होता है एंड पासेस थ्रू 3 डिफरेंट रीजन्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, मेम्ब्रेनस पोर्शन और पेनिस। 3 लेयर से ये पास होता है। तो आपको पता है कि किडनी सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारे शरीर में करता है, रक्त को शुद्धिकरण करने का काम करता है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने का काम करता है। अगर किसी भी कारण से किडनी फेल्यूर हो जाए, किडनी काम करना बंद कर दे, तो हम आर्टिफिशियल डायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आर्टिफिशियल तरीके से रक्त का परिवहन होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस, ठीक है, आर्टिफिशियल डायलिसिस होता है। सो व्हाट इज डायलिसिस? सो ब्लड इज रिमूव्ड बाय अ ट्यूब एंड पम्प्ड थ्रू अ स्पेशल ट्यूबिंग दैट एक्ट्स लाइक नेफ्रॉन्स। आर्टिफिशियल नेफ्रॉन्स की तरह ये संरचना होती है। तो इसमें क्या होते हैं, टीनी पोर्स इन द ट्यूबिंग अलाउ सॉल्ट्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, वेस्ट डिफ्यूजेज आउट ऑफ द ब्लड इनटू द फ्लूइड फिल्ड चैम्बर। ये जो है फ्लूइड फिल्ड चैम्बर है। अलोइंग प्यूरिफाइड ब्लड टू बी रिटर्न टू द बॉडी। और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो क्या हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। आप इसको मान सकते हैं एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू। तो रक्त जो है हमारा ब्लड एंटर करता है, इसको आप मान लीजिए कि ये क्या है, नेफ्रॉन है हमारा। और यहाँ पर क्या है, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रहा है। रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगा और रक्त से जो भी अवांछनीय तत्व हैं उनको, जो वेस्ट है वो वेस्ट कहाँ चला जाएगा, इस ट्यूब में चला जाएगा, और रक्त जो हमारा ब्लड है वो वापस हमारे शरीर में वेन के थ्रू चला जाएगा। अब जो ये वेस्ट बच गया, और ये वेस्ट को हम एक जो बोतल है उसमें कलेक्ट कर लेते हैं, और यही वेस्ट हमारा क्या है, इसी को बोलते हैं डायलाइसिस फ्लूइड, डायलाइज्ड फ्लूइड, ठीक है। और फिर यही हमारा क्या बन जाता है, यूरिन बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है वो एक आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। और यही हमारा डायलिसिस मशीन है। ये एयर डिटेक्टर है और ये डायलिसिस फ्लूइड जिसको हम यूज करते हैं डायलिसिस के लिए। अर्थात जो ब्लड है और जो फ्लूइड है इसके बीच में एक्सचेंज होगा मटेरियल्स का। जो वेस्ट होगा उसको इसमें छोड़ दिया जाएगा ब्लड से, और जो इंपॉर्टेंट होगा वो वापस ब्लड के थ्रू हमें शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाएगा। तो जो हमारा यूरिन बनने की प्रक्रिया है, ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, उसको हम एक बार फिर अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन बनने की प्रक्रिया, इसको हम एक बार फिर अच्छे तरीके से देखते हैं। mechanism of formation of
यूरिन बनने की प्रक्रिया। आपको पता है कि जो वेस्ट है हमारे शरीर से, वेस्ट हमारे बॉडी से कैसे रिमूव होता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, and the first step is glomerulus filtration, takes place in glomerulus part, glomerular filtration takes place inside glomerulus, glomerulus. And the second part is tubular reabsorption, takes place in PCT, proximal convoluted tubule, limb of loop of Henle, loop of Henle, limb of loop of Henle, and DCT, distal convoluted tubule. And finally is tubular secretion. Tubular secretion. Collecting duct is also involved. Okay, so these are the 3 parts of mechanism of formation of urine. Number 1 is glomerular filtration, takes place in glomerulus part. Number 2 is tubular reabsorption, takes place in proximal convoluted tubule, limb of loop of Henle's, and DCT and collecting ducts, and finally tubular secretions. So now we will come to the diagram, and this diagram I show you in the start of my class. So first part was glomerulus filtration. So glomerulus filtration takes place inside the glomerulus. So this is the glomerulus, and inside the glomerulus, these are the afferent and efferent arterioles, and bloods enter through the afferent and efferent arterioles inside the glomerulus, and in the glomerulus filtration of blood starts. Filtration of blood starts. जो ब्लड का फिल्टरेशन है वो शुरुआत कहाँ से हो जाती है फिल्टर होने का? तो हमारे ग्लोमेरुलस से हो जाती है। तो रक्त जो ब्लड है हमारा, ब्लड एंटर करता है ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस में क्या होते हैं? फिल्टरेशन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। सो आफ्टर ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन ऑल द फिल्ट्रेट mixed with the blood enters into the glomerulus. After that, second one is tubular reabsorption. Now we will see what will be reabsorbed in the tubular part. So it starts from PCT. PCT से इसकी शुरुआत होती है। अब आप देखिए इसमें एक ब्लू एरो है और एक रेड एरो है। तो ब्लू एरो बता रहा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीएब्जॉर्ब होगा। रीएब्जॉर्ब कहाँ होगा? रक्त में रीएब्जॉर्ब होगा, ब्लड में, क्योंकि आपको पता है कि इसके चारों साइड में क्या है? ब्लड कैपिलरीज हैं, इफरेंट और अफेरेंट आर्टेरियल से जो ब्लड आया है। ठीक है। सो दैट दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड रेड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फोर्सफुली रीएब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम नेफ्रॉन टू द ब्लड। ब्लड में नेफ्रॉन से फोर्सफुली रीएब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो यहाँ पर पीसीटी में क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है? रीएब्जॉर्ब को हिंदी में बोलते हैं पुनरावशोषण। तो यहाँ पर देखिए H+ आयन का हो जाएगा रीएब्जॉर्प्शन, बाइकार्बोन जो आपका अमोनिया है, अमोनिया का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बाइकार्बोनेट जो हमारा बना था उसका रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन, वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन, और पोटेशियम का भी रीएब्जॉर्प्शन। तो पीसीटी में जो रीएब्जॉर्प्शन की शुरुआत होगी वहाँ पर बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, H2O, वाटर,
न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम, अमोनिया एंड हाइड्रोजन सबका क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन। कुछ एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होंगे, रीएब्जॉर्ब होकर कहाँ जा रहा है, ध्यान रखेंगे, ब्लड में जा रहा है। ठीक है, ब्लड यहाँ से एंटर किया है ये हमारा पीसीटी में, और यहाँ से फिर कहाँ जा रहा है, ये ब्लड में ही रीएब्जॉर्ब हो रहा है। बताएंगे कैसे। तो ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो रहा है, अब यहाँ से ब्लड में रीएब्जॉर्ब हुआ, अब जो रिमेनिंग जो फिल्ट्रेट बच गया वो कहाँ आएगा, अब आएगा आपका लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। और आपको पता है लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का दो पार्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो पहला कहाँ आया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आया। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है हमारा, वो किसी भी चीज़ के लिए परमेबल नहीं होता है, केवल किसके लिए परमेबल होता है, वाटर के लिए परमेबल होता है। और यहाँ पर केवल वाटर का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। अब जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट बच गया फिर वो जाएगा और जाएगा जाएगा जाएगा, फिर कहाँ आ गया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आ गया। अब ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले केवल सोडियम क्लोराइड के लिए परमेबल है, तो यहाँ से केवल किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद ये कहाँ पहुँचेगा, थिक सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पहुँचेगा। और आपको पता है कि असेंडिंग पार्ट जो है लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का, वो केवल और केवल किसके लिए परमेबल है, सोडियम क्लोराइड से। तो फिर यहाँ से सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ जा रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं। ब्लड के थ्रू एंटर किए थे ग्लोमेरुलस में, फिर वापस कहाँ जा रहे हैं, ब्लड में ही जा रहे हैं। अब ये कहाँ गए, रिमेनिंग फिल्ट्रेट जो बच गया वो आपका कहाँ चला गया, डीसीटी में चला गया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला गया। डिस्टल कन्वोल्यूटेड में ट्यूब्यूल में जो रिमेनिंग सोडियम क्लोराइड बच रहा है फिल्ट्रेट में, उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बाइकार्बोनेट का फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, पोटेशियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर फिल्ट्रेट बच गया वो कहाँ आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। और कलेक्टिंग डक्ट में केवल किसके लिए परमेबल है, केवल सोडियम क्लोराइड के लिए परमेबल है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में नीचे आएंगे तो यूरिया भी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और जल वाटर भी क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में। तो अब हमारा प्रश्न उठता है कि जो चीज़ें हानिकारक है, जो हमारे लिए वेस्ट जिसको हम कहते हैं, यूरिया और आपका बाइकार्बोनेट, ये सब जो है क्या है, हमारे लिए वेस्ट हैं, टॉक्सिक हैं। लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि वापस रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ जा रहा है, ब्लड में। तो ये क्या होते हैं, ब्लड में गलती से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, फोर्सफुली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और हमारा पूरा जो नेफ्रॉन है वो किससे अटैच होता है, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी से अटैच होता है। ये है आपका पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो जितना भी रीअब्जॉर्ब हुआ है सब रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ गया है, ब्लड में गया है। तो तीसरा पार्ट आता है, क्या तीसरा पार्ट आता है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, अब जो ब्लड में चला गया है ये सारी चीज़ें, तो ब्लड में जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ रह जाएंगे, और जिसकी ज़रूरत नहीं है जैसे यूरिया, बाइकार्बोनेट, इस सब की जो ज़रूरत नहीं है इनको वापस भेज दिया जाएगा। कहाँ, ब्लड से नेफ्रॉन में, ब्लड से नेफ्रॉन में। तो ब्लड से जो नेफ्रॉन में भेजा जा रहा है वापस फोर्सफुली, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है या जो वेस्ट है उसको, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड वाला हमारा जो है उसको हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन करते हैं। अर्थात ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होगा, ब्लड से कहाँ जाएंगे, वापस नेफ्रॉन में ऐसे चीज़ों को भेज दिया जाएगा जो गलती से क्या हो गए थे, रीअब्जॉर्ब हो गए थे, उनको फोर्सफुली भेज दिया जाएगा। अब ब्लड से जो फोर्सफुली भेजे गए चीज़ है उसमें जो अब चीज़ें यहाँ बच गई उसी को हम क्या कहेंगे, यूरिन कहेंगे। और आपको पता है कि यूरिन जो होता है हमारा वो कैसा होता है, यूरिन होता है पेल येलो कलर का होता है। यूरिन जो होता है वो कैसा होता है, पेल येलो कलर होता है, पेल येलो कलर। और यूरिन में क्या क्या होते हैं, तो बिलिरुबिन होता है, बिलिवर्डिन होता है, वाटर होता है। वाटर के साथ साथ क्या होता है और यूरिन में, यूरिया होता है। यूरिया कहाँ बनता है हमारे बॉडी में, तो यूरिया साइकिल के द्वारा लीवर में बनता है।
यूरिया के साथ साथ यूरिक एसिड भी कुछ मात्रा में होते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो यूरिन होता है वो कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक, अर्थात इसका पीएच कितना होता है, लगभग 6.2 के आसपास होता है। तो स्लाइटली एसिडिक होता है हमारा यूरिन, ठीक है। तो जो यूरिन बन गया कलेक्टिंग डक्ट में, ये यूरिन इस तरह, यूरिन में का ये कंपोजिशन है। यूरिन में वाटर भी होते हैं, क्रिएटिनिन होता है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन जो ब्लड के टूटने के बाद बनते हैं, आरबीसी टूटने के बाद, और इसमें वाटर भी होता है। और ये तमाम चीज़ जो यूरिन का कंपोजिशन है, फिर कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन यूरेटर में चले जाएंगे, और यूरेटर के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, यूरेथ्रा में चले जाएंगे। और यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ जाएंगे, यूरेथ्रा के थ्रू यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे, वहाँ जमा हो जाएगा। आपको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी 300 to 400 ml ऑफ जो आपका यूरिन है उसको वो प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किडनी में काम नहीं करता है, तो जो यूरिक एसिड इत्यादि हैं वो यूरिन से पास ना होकर हमारे घुटने इत्यादि में यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लगते हैं, जिससे बीमारी उत्पन्न होती है, जिसको अर्थराइटिस कहते हैं, जिससे बॉडी में स्वेलिंग होती है, थकान महसूस होती है, चलने में कठिनाई होती है। और ये यूरिक एसिड जो है वो क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है, और हमारे जॉइंट्स में आके डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसको हम अर्थराइटिस भी कहते हैं। तो किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, क्योंकि किडनी क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम ब्लड को फिल्टरेशन करने का काम करता है, रक्त को शुद्धिकरण करने का काम करता है। रक्त से जो वेस्ट बने हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, इस सब का शरीर से बाहर जाना आवश्यक है, और इसको बाहर करने का काम हमारा किडनी ही करता है। आपको एक दिन में कितना फिल्ट्रेशन होता है ये भी हमने आपको बताया था, कि एक दिन में किडनी हमारा कितना फिल्ट्रेशन करने की क्षमता रखता है, ठीक है। ये प्राकृतिक फिल्टर है जो हमें प्रकृति से किडनी के रूप में हमारे शरीर को दिया गया है। किसी कारण से अगर किडनी खराब हो जाता है तो व्यक्ति को डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात आर्टिफिशियल फिल्टरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये था हमारे तरफ से आपके लिए एक सेशन हमने लाया एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उत्सर्जन तंत्र का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक इसको पढ़िए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।